हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 15। और फ्रेंड्स, हमारा जो आज का चैप्टर न्यू रहने वाला कौन सा चैप्टर है? हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जो इससे पहले थे हम अपना चैप्टर नंबर 14 किया था। कौन सा था फ्रेंड्स? वो ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स का। तो आज का लेक्चर जो है आपके अब 1 to 14 चैप्टर हो चुके हैं। आप इनको अच्छे से कर लो ताकि आने वाले एग्जाम में हमें काफी हेल्पफुल रहे ये सारे चैप्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का चैप्टर हम देखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, जो हमारी कैश बुक और पासबुक होती है इसमें जो डिफरेंसेस के कारण क्या क्या होते हैं, नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, इसका प्रोसीजर क्या होता है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं, और उसके बाद हम अमेंडेड कैश बुक कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये सारा जो सारा फ्रेंड्स हमारा थ्योरी रहने वाली है इस चैप्टर की। थ्योरी के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, इसके इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल सोल्व करेंगे। एक बार इसकी थ्योरी हो जाए उसके बाद आपको मैं जैसे बाकी की चैप्टरों के करवाए एक एक इलस्ट्रेशन और एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा खुद मैं आपको। ठीक है, तो चलो आज का जो है हमारा पहले थ्योरी का पोर्शन कर लें कंप्लीट, फिर उसके बाद जो है हम लोग अपना प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? यूजली ऑल फर्म्स open a current account with a bank, and in order to record the transaction enter into with the bank maintain a bank column in the cash book। अब होता क्या है, आपको ये तो पता ही है कि हर एक फर्म का बैंक में क्या होता है, ओपन एक करंट अकाउंट ओपन होता है। जो फ्रेंड्स उस फर्म की ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो अपने इस करंट अकाउंट के थ्रू करता है बैंक में, हर एक ट्रांजैक्शन बैंक की। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमने चैप्टर 12 किया था, मेरे को शायद 12 ही है, नहीं 11, हमारा कैश बुक का। उसमें फर्म क्या करती है फ्रेंड्स, उसमें फर्म ना एक एक साइड अपना जो है कैश बुक भी मेंटेन करती है। कैश बुक भी कौन सी, दो तरह की होती थी, एक तो कैश बुक अकेली और एक कैश बुक विद बैंक कॉलम। यानी कि एक फर्म तो अपने पास हिसाब रख रही है बैंक का, और एक जो बैंक में वो तो है ही है। ठीक है, तो यहां पे वो वही बोल रहा है, करंट अकाउंट विद द बैंक एंड इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एंटरिंग टू द बैंक मेंटेन ए बैंक कॉलम इन द कैश बुक। हम लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं जिसमें हमारा सेपरेट एक क्या होता है, बैंक कॉलम। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 11 किया था उनको क्लियर कि यहाँ पर क्या बोल रहा है। बैंक आल्सो ओपन ए सेपरेट अकाउंट फॉर ईच फर्म इन इट्स लेजर। ये तो बैंक ने करना ही करना है। अब हमारा जो खाता है बैंक के पास है, बैंक तो अपनी लेजर में हमारी फर्म के नेम से अकाउंट ओपन करेगा ही ना। तो बस ठीक है, एंड एंटर ऑल द ट्रांजैक्शन इन इट। और सारी की सारी ट्रांजैक्शन बैंक हमारे खाते में रिकॉर्ड करता है। हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। Periodically, bank supply a copy of firm account in its ledger to the firm for information। बिल्कुल periodically, टाइम टू टाइम बैंक क्या करता है, हमें स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, क्या, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, कि आप लोगों का पर्टिकुलरली मंथ बाद या ईयर या क्वार्टर बाद या हाफ ईयरली बाद इतनी ट्रांजैक्शन हुई है आपकी बैंक में, आप लोग अपनी कैश बुक के साथ मैच कर लो। दिस कॉपी ऑफ फॉर्म अकाउंट सप्लाइड बाय बैंक इज कॉल्ड बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। बिल्कुल, जो बैंक फॉर्म को फ्रेंड्स कॉपी सप्लाई करता है, सबसे पहले तो यहां पे ना आप लोग टर्म्स याद रख लो। जो स्टेटमेंट बैंक प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, या तो पासबुक बोल दो
या फिर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट, वैसे तो इस चैप्टर में फ्रेंड्स वर्ड यूज हो रहा है पासबुक। जहां पर भी पासबुक यूज होगा उसका मतलब है ये हमें बैलेंस किसने दिया है, बैंक ने दिया। जहां पर होगा कैश बुक, वो हम लोग खुद मेंटेन कर रहे हैं। कैश बुक में कौन सा कॉलम, बैंक का कॉलम, ना कि कैश का कॉलम। वो हम मतलब फर्म। चलो नेक्स्ट। सिंस ऑल द ट्रांजेक्शन एंटर विद द बैंक आर रिकॉर्डेड इन बोथ द बुक्स, बिल्कुल हमारी हर एक ट्रांजेक्शन बोथ बुक्स में रिकॉर्ड होती है। हम भी करते हैं रिकॉर्ड उसको अपनी बुक्स में, बैंक भी करता है। देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शोन बाय कैश बुक एंड द पासबुक। तो अगर मान लो हम लोग भी हर एक एंट्री करते हैं, बैंक भी एंट्री करता है, तो इसका मतलब तो ये होगा ना कि हमारी बुक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, हमारी एंट्री सेम मैच करेगी। बट द बैलेंस ऑफ द टू बुक्स मस्ट टैली विद ईच अदर। जो दोनों बुक्स का फ्रेंड्स टोटल होना चाहिए वो आपस में मैच करना चाहिए। बिकॉज व्हेन द मनी इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, द फर्म एंटर इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। बिल्कुल, जब कोई फर्म बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाता है वो किस साइड एंट्री करता है, डेबिट साइड, कि मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा दिए, और कैश बुक की डेबिट साइड में। एंड एट द सेम टाइम बैंक आल्सो एंटर इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द फर्म अकाउंट मेंटेन बाय द बैंक। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द मनी इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक, फर्म एंटर इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक में आपको बहुत अच्छे से करवाया, डिपॉजिट और बाय वाली विड्रॉन। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हर एक चैप्टर क्या होता है, इंटरलिंक्ड होता है, स्पेशली आपका कमर्शियल बुक कीपिंग में। तो आप लोग जब भी चैप्टर देखो सीरियल वाइज देखो फ्रेंड्स, जिस सीरीज में मैंने अपलोड किए हुए हैं। एंड एट द सेम टाइम द बैंक आल्सो एंटर इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द फर्म अकाउंट्स इन इट्स बुक। जब पहले तो जब फर्म ने फ्रेंड्स पैसे डिपॉजिट करवाए बैंक में, फर्म अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम में क्या करेगा, डेबिट एंट्री करेगा। जब पैसे निकलवाएगा क्या करेगा, क्रेडिट एंट्री करेगा। इसके वाइसा वर्सा बैंक क्या करेगा, जब हम पैसे डिपॉजिट करवाएंगे अपनी बुक में क्रेडिट साइड एंट्री करेगा फर्म के अकाउंट में, और जब हम पैसे निकलवाएंगे तो डेबिट एंट्री करेगा। आप लोगों ने नॉर्मल भी तो देखा होगा ना, जब हम पासबुक में एंट्री करवा के आते हैं तो उसमें क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस शो किया होता है। ठीक है, ये हम अपनी पासबुक से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, hence all the entry recorded on the debit side of the cash book must tally with the entry recorded on the credit side of the passbook, and conversely all the entry recorded on the credit side of the cash book must tally with the entry recorded on the debit side of the passbook. Therefore at any time the bank balance shown by the cash book must tally with the balance shown by the passbook. However, sometimes it is so happen that these two balances do not tally. अब कुछ स्टेजें फ्रेंड्स ऐसी भी होती है जहां पर हमारा बैंक का बैलेंस, कैश बुक की बैंक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस दोनों आपस में मैच नहीं करते। दिस इज बिकॉज ऑन ए सर्टेन डेट इट इज पॉसिबल दैट देयर मे बी सम एंट्रीज which have been recorded in the cash book but not in the passbook and vice versa. A statement is therefore prepared to identify the reason for differences and to reconcile the balances of the two books. Such statement is known as bank reconciliation statement. ये मैच हमारी टू साइड क्यों नहीं कर रही, एक तो बैंक कॉलम हमारा कैश बुक का और एक पासबुक का। हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिकली एक स्टेटमेंट फ्रेंड्स बनाते हैं। उस स्टेटमेंट में हम लोग जो एंट्रीज हमारी डिफरेंसेस होती हैं, जिसके कारण से हमारी बुक्स में डिफरेंसेस आता है, हम उसको शो करते हैं, उसको मेंशन करते हैं कि किस किस एंट्री से हमारा जो है डिफरेंस आया। और हम क्या करते हैं, बैंक का जो हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम को मैच करते हैं पासबुक से, या फिर वाइसा वर्सा, या पासबुक को मैच करते हैं बैंक कॉलम से। उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम दोनों बुक्स को अगर कहीं पे डिफरेंस आ जाए दोनों बुक्स के बैलेंस में, हम इसको
रिकंसाइल करते हैं किसकी स्टेटमेंट के थ्रू, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आपका वो बोल रहा है कोजेज। अब डिफरेंस आपके क्यों पैदा होते हैं कैश बुक में और पासबुक के बैलेंस में। फ्रेंड्स यहां पे कैश बुक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कैश बुक क्या बोल रहा है, जो फर्म मेंटेन कर रही है, हमारा चैप्टर नंबर 11। एक बार अच्छे से कर लो, पता चल जाएगा कैश बुक होती क्या है। पासबुक जो बैंक हमारा मतलब फर्म का खाता अपनी लेजर में मेंटेन कर रहा है। अब इसमें डिफरेंस क्यों क्यों आता है ये देखते हैं। इसमें डिफरेंस फ्रेंड्स बेसिकली दो तरह से आता है। क्यों? डिफरेंस कॉज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। हो सकता है कि दोनों बुक्स में एंट्रीज को रिकॉर्ड करने में टाइम गैप हो। मान लो कैश बुक में तो हमने एंट्री आज कर दी, पर पासबुक में जब एंट्री हुई वो 10 दिन बाद हुई, या बैंक ने एंट्री कर दी इमीडिएटली पर पासबुक में एंट्री वो रहेगी, यानी कि टाइम गैप। इसका मतलब क्या है? टाइम गैप। आपकी कैश बुक और पासबुक में एंट्री का क्या है? टाइम गैप हो गया। नेक्स्ट, डिफरेंस कॉज्ड बाय एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। हो सकता है जब हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो हमसे कोई एरर हो गया हो, उसको रिकॉर्ड करने में, जैसे एरर ऑफ ओमिशन, हम कोई एंट्री भूल के करना, या फिर हमने रॉन्ग टोटल कर दिया, या हमने गलत साइड पोस्टिंग कर दी, ऐसे एरर ह्यूमन नेचर के। तो इसकी वजह से भी जो हमारा जो दोनों बुक्स का टोटल है वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि टाइम गैप की वजह से कौन कौन से डिफरेंसेस कोज्ड होते हैं हमारे कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में। तो सबसे पहले तो क्या बोला उसने, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। अब यहां पे आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद हम ये थ्योरी का पोर्शन पढ़ेंगे। वो बोल रहे हैं कि चेक इशू कर दिया आपने, फर्म ने तो मान लो अपनी क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी, फर्म ने क्या किया, चेक काट दिया। सपोज कर लो 10,000 का मैंने चेक काट दिया, मैं तो क्या करूंगा, अपनी कैश बुक में क्रेडिट साइड एंट्री रिकॉर्ड कर लूंगा। अब हुआ क्या, जो मैंने ये चेक काटा है फ्रेंड्स, वो अभी तक बैंक में प्रेजेंटेड ही नहीं हुआ पेमेंट करने के लिए। मेरे क्रेडिटर ने क्या किया, अपनी पॉकेट में रख लिया ये चेक, वो बैंक में गया ही नहीं लेने पेमेंट। मैंने तो अपनी बुक्स में इसको रिड्यूस कर लिया हुआ बैलेंस, पर बैंक में जो है अभी भी बैलेंस प्लस में। क्यों? क्योंकि बैंक में उसने चेक ही नहीं लगाया। अगर चेक लगाएगा नहीं तो मेरे बैंक से पेमेंट नहीं घटेगी, पर मैंने अपनी बुक्स में, अपनी कैश बुक में उसकी एंट्री ऑलरेडी कर दी हुई है। एक तो कारण ये बोल रहा है कि इसकी वजह से जो है डिफरेंसेस आते हैं दोनों कैश बुक और पासबुक में। अब देख लेते हैं इसने क्या लिखा हुआ है अपनी थ्योरी वाले पोर्शन में। ये बोल रहा है, व्हेन अ चेक इज इशूड टू क्रेडिटर बाय अ फर्म इट इज इमीडिएटली रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। बिल्कुल, कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट द बैंक विल डेबिट द फर्म अकाउंट ओनली व्हेन द चेक इज एक्चुअली प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। बैंक तो फ्रेंड्स तभी करेगा ना जब उसके पास चेक जाएगा पेमेंट के लिए, बैंक थोड़ी ना पहले कर देगा। जनरली देयर इज ए गैप ऑफ सम डे बिटवीन द इश्यू ऑफ ए चेक एंड इट्स प्रेजेंटेशन टू द बैंक। हो सकता है गैप भी हो। इन द केस ऑफ क्रॉस चेक द टाइम लैग इज वेरी हाई सिंस सच चेक कैन बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ओनली थ्रू सम बैंक्स। बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि जो क्रेडिटर होते हैं उन्होंने भी क्या होता है, बैंक्स में चेक डिपॉजिट करवा देते हैं, और बैंक का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि हमने से 15 दिन बाद या 10 दिन बाद इकट्ठे चेक डिपॉजिट करवाने हैं। ये बोल रहे हैं, दस अंटिल द चेक आर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट द कैश बुक विल शो ए रिड्यूस बैलेंस इन कंपैरिजन टू द पासबुक। बिल्कुल, कैश बुक में तो माइनस हो जाएगा जबकि पासबुक में हमारा प्लस है। एक तो डिफरेंस आपका ये हो गया।
जो आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मिसमैच कर रही है। क्यों कर रही है? ये वाला रीजन। नेक्स्ट, अब इसके ओपोजिट, चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने फ्रेंड्स अपने डेटर से पेमेंट लेनी थी, उसने हमें चेक दे दिया, हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, पर अभी वो बैंक के द्वारा क्रेडिट ही नहीं हुआ हमारे अकाउंट्स में। हमने तो उसी टाइम उसकी अपनी कैश बुक में प्लस की एंट्री कर दी, पर बैंक में तो अभी हुई नहीं ना। तो इसकी वजह से भी बैंक में क्या होगा? बैलेंस रिड्यूस होगा। जैसे यहाँ पे व्हेन ए फर्म रिसीव ए चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा फ्रॉम इट्स कस्टमर, they are immediately deposited into the bank for collection and an entry is made on the debit side of the bank column of the cash book। हम लोग क्या करेंगे? जैसे ही बैंक में चेक डिपॉजिट करवाएंगे, उसको इमीडिएटली अपनी डेबिट साइड में कैश बुक के बैंक कॉलम में कर देंगे। बट द बैंक विल क्रेडिट द फर्म अकाउंट ओनली ऑन व्हेन इट हैज एक्चुअली कलेक्टेड द पेमेंट ऑफ दीज चेक फ्रॉम अदर बैंक्स। बैंक हमेशा फ्रेंड्स तभी करेगा जब उसके पास पैसे आ जाएंगे दूसरे बैंक से, जिस बैंक का वो चेक है। अगेन देयर विल बी ए टाइम गैप, हो सकता है इसमें 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का गैप पड़ जाए। अगेन देयर विल बी ए गैप ऑफ सम डे बिटवीन द डिपॉजिट ऑफ द चेक इनटू द बैंक एंड क्रेडिट गिवन बाय द बैंक। इन केस ऑफ आउट स्टेशन चेक, मान लो बाहर का चेक है, दिस गैप विल बी वेरी हाई। Thus, until the check are collected and credited by the bank, the cash book will be shown an increased balance in comparison of the passbook। तो इसकी वजह से भी जो हमारा दोनों बुक्स में क्या होता है, कैश बुक और पासबुक में क्या होता है, डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर बाय द बैंक। अब हुआ क्या? हमने तो चेक रिसीव कर लिया, उसको बैंक में डिपॉजिट करवा लिया, हमने तो अपनी कैश बुक में डेबिट साइड में प्लस एंट्री कर दी बैंक कॉलम में, बट हुआ क्या? वो चेक डिसऑनर हो गया। बैंक ने तो क्या किया? बैंक, अभी हमें नहीं पता कि वो बैंक डिसऑनर होगा, हमें कब पता चलेगा? जब हमें बैंक वो इंटीमेट करेगा। यहां पर भी वही चीज बोल रहा है, व्हेन द चेक रिसीव फ्रॉम आउटसाइड पार्टी आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, these are immediately recorded on the debit side of the bank column of the cash book, but if the check are dishonor, bank will not make any entry in the credit of the customer account। as a result, the cash book will show an increased balance in comparison to the passbook। तो पासबुक में तो फ्रेंड्स बैलेंस कम ही रहेगा, क्योंकि बैंक को तो पता चल गया ना कि चेक जो हमने डिपॉजिट करवाया वो डिसऑनर हो गया। तो इसकी वजह से भी एक डिफरेंस पैदा हो जाता है हमारी बैंक स्टेटमेंट में। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हमने करंट अकाउंट ओपन किया हुआ, हमने मतलब फर्म ने, इसके पैरेलल हमने क्या किया? इसके पैरेलल हमने सेविंग अकाउंट भी ओपन किया हुआ है। अब सेविंग अकाउंट में फ्रेंड्स कई बैंक तो क्या करते हैं, क्वार्टरली इंटरेस्ट देते हैं, कई हाफ ईयरली देते हैं। अब तो कई बैंक क्या कर रहे हैं, मंथली भी पेड करने लग गए आपको। बैंक ने तो क्या करना है, एक मंथ के बाद आपके पासबुक में ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर देना। बट हमें तो पता ही नहीं कि बैंक ने हमारे पासबुक में बैलेंस को क्रेडिट कर दिया हुआ है। हमें कब पता चलेगा फ्रेंड्स? हमें तब पता चलेगा जब हमें बैंक एक स्टेटमेंट देगा, बैंक स्टेटमेंट देगा। जब हम प्रॉपर स्टेटमेंट निकलवा के आते हैं ना, मंथ की या क्वार्टरली की, तब हमें पता चलेगा कि बैंक ने तो हमें डिस्काउंट वो इंटरेस्ट दिया हुआ है। तब उससे क्या होगा फ्रेंड्स, उससे जो हमारी कैश बुक का बैलेंस है वो तो कम है, क्योंकि हमने क्या किया, इंटरेस्ट की एंट्री ही नहीं की कैश बुक में। बट बैंक की पासबुक का बैलेंस क्या है, बैंक में हमारा बैलेंस क्या है, प्लस में। तो ये भी क्या है, एक डिफरेंस का कारण बनता है। ठीक है, तो यहां पे अब थ्योरी का पोर्शन पढ़ते हैं। If a trader maintain a saving bank account, the bank allow a certain percentage of interest on the minimum balance of each month in such an account. Generally, the amount of such interest is credited by the bank at the end of 6 months, but the customer will come to know the amount of interest only when he get his passbook completed after gap of period। बिल्कुल
हमें तो फ्रेंड्स थोड़े टाइम बाद ही पता चलेगा ना। इन द इंटरवेनिंग पीरियड जो हमारा टाइम गैप है, हमारी पासबुक का बैलेंस क्या होगा, कम होगा एज कंपेरेटिव टू हमारी सॉरी कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू हमारी पासबुक। ठीक है। अब और क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। हमारी एक लिमिट चल रही है बैंक में, बैंक ने तो क्या करना है, टाइम टू टाइम जैसे हमें इंटरेस्ट अलाउड कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, वैसे ही ओवरड्राफ्ट में हमसे इंटरेस्ट चार्ज भी करेगा पूरे टाइम के अकॉर्डिंग। बैंक तो जो भी उसकी पॉलिसी है, मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट की डिडक्शन करता रहेगा। इससे होगा क्या, कैश बुक में तो हमने एंट्री की ही नहीं, कैश बुक में हमारा बैलेंस प्लस में होगा, यानी कि कैश बुक का बैलेंस एक्सेस होगा एज कंपेयर टू पासबुक। पासबुक में जबकि बैलेंस कम होगा कैश बुक के कंपैरिजन। तो ये कब पता चलेगा, जब हमें स्टेटमेंट मिलेगी। ऐसे सेम ऊपर की तरफ, जो ऊपर हमने 4 नंबर किया, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, यहां पर पढ़ लेते हैं। व्हेन ए बैंक गिव ए फर्म द फैसिलिटी ऑफ विड्रॉइंग इन एक्सेस ऑफ इट डिपॉजिट, दिस एक्सेस विड्रॉवल इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। बिल्कुल। अब इस ओवरड्राफ्ट पे बैंक क्या करता है, अपना इंटरेस्ट चार्ज करता है and debit the firm account from such interest from time to time. But the entry for interest will be made in the cash book only when the customer receive a statement from the bank or when he receive the passbook duly completed. बिल्कुल ठीक है। चलो थोड़ा बहुत आप खुद भी पढ़ लेना फ्रेंड्स। बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। अब हुआ क्या, कई बार क्या करता है फर्म ना, जैसे बैंकों को चेक्स दे देता है या कह देता है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देता है कि मेरे बिहाफ पे तुम लोग टाइमली पेमेंट करते रहना। बैंक उसके लिए फ्रेंड्स कुछ चार्जेस जो है कस्टमर से डिडक्ट करता है, कस्टमर के अकाउंट में वो पड़ते हैं। बैंक रेंडर्स मैनी सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट एंड चार्जेस सर्टेन अमाउंट ऑफ दीज सर्विसेज। द नोटेबल चार्जेस लेविड बाय बैंक आर कमीशन एंड कलेक्शन चार्जेस ऑन आउट स्टेशन चेक। The bank debit the customer account with these charges, but the customer will not make any entry in the cash book until he receive a statement from the bank. अब हमने तो फ्रेंड्स जैसे जैसे हमने मतलब फॉर्म ने, बार बार बोल रहा हूँ फॉर्म ने, ठीक है, हमने बैंक को चेक्स दे दिए कि भाई आप लोग जब भी इसकी डेट आई आप लोग ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेना। बैंक कहता ठीक है, बैंक कहता पर मैं इसके बदले में आपसे कुछ चार्जेस लूंगा, सेज 30 रुपीज 50 रुपीज पर चेक। तो होता क्या है, जब भी बैंक ये फ्रेंड्स चेक लगाता है वो बैलेंस तो प्लस कर देता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, बट ये फिर 30 रुपीज या 50 रुपीज डिडक्ट भी करता है। जो ये डिडक्शन होती है फ्रेंड्स, ये हमें नहीं पता होती। हमारी कैश बुक में इस ये वाली अमाउंट से अमाउंट अभी डिडक्ट नहीं हुई, तो इतने से क्या है, हमारी कैश बुक का बैलेंस प्लस है, पर जो हमारी पासबुक का बैलेंस है ना फ्रेंड्स वो माइनस है, क्योंकि बैंक ने तो अपना टाइम टाइम इंटरेस्ट चार्ज कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक। अब हुआ क्या, हमारे डेटर्स ने क्या किया, डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिए बैंक में पैसे। हमने पैसे लेने थे किसी ने, जैसे मैंने सागर से पैसे लेने थे, तो क्या किया उसने, मेरे बैंक में डिपॉजिट डायरेक्टली करवा दिया, उसने मेरे को बताया ही नहीं। अब हुआ क्या, मंथ बाद मैं गया बैंक में बैंक स्टेटमेंट लेने, बैंक ने मेरे को स्टेटमेंट सप्लाई की, उसमें मैंने एक एंट्री देखी, ये पैसे डिपॉजिट करवाए हुए हैं सारे। तो वहां पे तो वैसे नेम भी आ जाता है ना कि किस बंदे ने करवाए हैं। तो फिर तब जाके जब मंथ बाद जाके मेरी ये क्या होगी, रिकंसिलेशन होगी। इससे क्या होगा, मेरी पासबुक में बैलेंस प्लस है, मेरी कैश बुक में बैलेंस रिड्यूस है। ठीक है, वही बोल रहा है। Sometime customer may directly deposit the amount in the firm bank account. The bank will immediately credit the firm account on receipt of such payment, but the firm will come to know the deposit only when it receive the bank passbook duly completed after a gap of time. तो ये भी हमारा क्या है, एक डिफरेंस का कारण है। नेक्स्ट बोल रहा है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। हमने कोई किसी को पैसे उधार दिए या कहीं पर इन्वेस्टमेंट किए या शेयर मार्केट में लगाए हुए हैं, उससे क्या होता है, मान लो कोई किसी कंपनी ने हमें उन शेयर्स पे डिविडेंड दिया या हमारी इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ,
तो बैंक की पासबुक में तो फ्रेंड्स बैंक ने तो ऑटोमेटिकली क्या कर देना, क्रेडिट कर देना फर्म्स की बुक्स में। पर फर्म को कब पता चलेगा? फर्म को तब पता चलेगा जब वो बैंक से स्टेटमेंट लेगा। तो उस टाइम पीरियड के दौरान बैंक के बैंक की पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस रहेगा। ये भी एक कारण है। ये हम सारे कारण कर रहे हैं कि कोजेज जो बैंक पासबुक और कैश बुक में किन किन कारणों से डिफरेंस हो सकता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब हमने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दी हुई है कि आप हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर देना। जैसे हम आजकल मोबाइल की एप्लीकेशन में भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा देते हैं, जैसे LIC का प्रीमियम हो या कोई रिचार्ज वगैरह हो, तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स वो हमारे बैंक से कट जाते हैं। हमें कब पता चलेगा? जब हमारे पास स्टेटमेंट होगी। Sometime an account holder give a standing order to the bank to make certain payments such as insurance premium, rent, etc. on his behalf. The bank make these payments timely and debit the party account, but the firm will be able to enter in its cash book only when the intimation is received from the bank. In the intervening period, the cash book will show an increased balance in comparison to the passbook. तो नेचुरली आपको तो पता ही नहीं है कि हमारे जो हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिए उसकी पेमेंट भी होगी है। तो ये कब पता चलेगा? जब हमारी पासबुक कंप्लीट होगी। नेक्स्ट, डिफरेंस कोजेज बाय एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। अब हमसे रिकॉर्डिंग के टाइम में ही गलती होगी, वो देखते हैं। समटाइम द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक बैलेंस may be arise due to error committed in recording transaction in the cash book or in the passbook, and such error may be of two type. Error committed in recording transaction by the firm. होता क्या है फ्रेंड्स? Sometime the firm may commit error while recording in the cash book. Such error may be check issue to the creditor but omitted to be recorded in the cash book. हमने चेक तो इशू कर दिया पर हमने कैश बुक में उसकी एंट्री की ही नहीं। अब वो बंदा चला गया बैंक में से उसने तो पैसे निकलवा लिए, हमारी पासबुक में तो रिड्यूस बैलेंस होगा पर हमने तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया अपनी बुक में, तो हमारी कैश बुक में क्या होगा? बैलेंस प्लस में होगा। तो ये भी क्या है? एक एरर है। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने चेक बैंक में तो डिपॉजिट करवा दिया पर अपनी कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं की। नेक्स्ट, एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। जब हम बैंक कॉलम का टोटल कर रहे थे फ्रेंड्स, हमने क्या किया? कैरी डाउन बैलेंस ही गलत उठा लिया नेक्स्ट ईयर। इससे भी क्या होगा? हमारी जो पासबुक का बैलेंस और कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस मैच ही नहीं करेगा, मिसमैच हो जाएगा। नेक्स्ट, एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द बैंक। अब बैंक क्या क्या एरर कमिट करता है? समटाइम द बैंक कमिट एन एरर एंड रिकॉर्ड अ रॉन्ग एंट्री इन द कस्टमर अकाउंट which causes a difference between the bank balance shown by the cash book and the balance shown by the passbook. अब कई बार बैंक के एम्प्लॉय से भी गलती तो हो सकती है ना, रॉन्ग एंट्री पास कर दी उन्होंने कस्टमर के अकाउंट से, उससे भी क्या होगा? दोनों बुक्स का बैलेंस मिसमैच करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आ गया हमारा नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसके बाद प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स ये फिर ना हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। एक बार आप लोग इतना अच्छे से पढ़ लो, आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट करवा दूंगा थ्योरियल। एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अगर मैं स्पीड उठाऊंगा ना, स्पीड से करूंगा, जितना मैंने करवाया आपको फिर ध्यान में नहीं रहना, आपके ऊपर से निकलना शुरू हो जाना जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट है। तो मेरा मोटिव यहाँ पे सभी को साथ लेके चलने का है, प्लस 120 प्लस मार्क्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। जितना भी करो अच्छे से करो, चाहे कम कर लो पर करो अच्छे से। तो आज का लेक्चर मैं फिर यहीं तक ही करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग अपनी नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करेंगे और इसका जो भी आगे वाला थ्योरी का पोर्शन है गया हम वो लोग फिनिश कर देंगे। एक बार आप लोग अच्छे से लेक्चर सुन लो, उसके बाद आप लोग खुद भी थ्योरी का पोर्शन पढ़ लेना। ये लेक्चर के मैं नीचे ही शेयर कर देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग प्रिंट निकाल लेना।
जब हम प्रैक्टिकल करेंगे और इलस्ट्रेशन करेंगे तब भी ये आपके प्रिंट्स क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल कर देना, चाहे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई आएगा और आपकी मेल का भी रिप्लाई जरूर आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।